नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य की एक बहुत ही प्रभावशाली और सच कहूं तो थोड़ी बेचैन कर देने वाली कहानी पर बात करने जा रहे हैं। राजेंद्र यादव की अभिमन्यु की आत्महत्या। और ये कहानी उन कहानियों में से है जो पढ़ने के बाद आपके साथ रह जाती है। आज हमारी कोशिश सिर्फ इसका सार बताने की नहीं होगी, बल्कि इसके मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक पहलुओं में उतरने की होगी। बिल्कुल। समझने की कोशिश करेंगे कि लगभग 60-70 साल पहले लिखी गई ये कहानी आज भी इतनी प्रासंगिक क्यों लगती है। हाँ, और हम इसे एक खास तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। हम कहानी के मूल विचार से, मतलब उसकी चाबी से शुरू करेंगे और फिर धीरे धीरे इसके सारे ताले खोलेंगे। तो सबसे पहले ये कहानी, जैसा कि शीर्षक से लगता है, सिर्फ आत्महत्या के बारे में नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। व्यू का इस्तेमाल। यादव जी ने चक्रव्यूह के जरिए आधुनिक जीवन की उलझनों और उसमें फंसे एक आम इंसान की वो जो मानसिक घुटन होती है उसको दिखाया है। आपने एकदम सही नस पकड़ी है। यहीं से ये कहानी असाधारण हो जाती है। देखिए, महाभारत में चक्रव्यूह एक सैन्य संरचना थी, है ना? एक ऐसा जाल जिसे भेदना लगभग नामुमकिन था। अभिमन्यु उसमें घुसना तो जानता था, पर उसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं पता था। अब सवाल ये उठता है कि एक आम दफ्तर जाने वाले इंसान का जीवन अभिमन्यु के चक्रव्यूह जैसा कैसे हो सकता है? यही तो इस कहानी का सबसे दिलचस्प सवाल है। आज के जमाने में ये महारथी कौन है? हाँ, ये कोई गदा लेके तो नहीं खड़े हैं? नहीं, आज के महारथी बहुत सूक्ष्म है। राजेंद्र यादव यही तो पकड़ रहे थे। आज का एक महारथी शायद लिंक्डइन पर हमारे किसी दोस्त की प्रमोशन वाली पोस्ट है जो हमें अपनी नाकामी का एहसास कराती है। बिल्कुल। दूसरा महारथी परिवार का वो सवाल है, और शादी कब कर रहे हो या घर कब लोगे? हाँ, या वो ईएमआई का बोझ। सही कहा, वो ईएमआई का बोझ जो हमें एक ऐसी नौकरी करने पर मजबूर करता है जिससे हम शायद नफरत करते हैं। तो ये आधुनिक चक्रव्यूह हथियारों से नहीं, बल्कि उम्मीदों, तुलनाओं और सामाजिक दबावों से बना है, जो आपको धीरे धीरे अंदर से तोड़ता है। हाँ, और कहानी इसी अदृश्य घुटन को पकड़ती है। चलिए, इसी चक्रव्यूह में फंसे कहानी के मुख्य पात्र से मिलते हैं। एक बात जो मुझे हमेशा बहुत असरदार लगती है वो ये कि कहानी में उसका कोई नाम नहीं है। वो कोई पौराणिक हीरो नहीं है, बल्कि एक एवरीमैन है। हम और आप जैसा कोई भी साधारण व्यक्ति जो अपने जीवन से, अपनी रोजमर्रा की एक रास्ता से तंग आ चुका है। और लेखक हमें उसकी मानसिक स्थिति से परिचित कराने में बिल्कुल देर नहीं लगाते। कहानी की शुरुआत ही एक फ्रांसीसी कवि मलारमे की पंक्तियों से होती है। I shall depart, steamer with swinging masts, raise anchor for exotic landscapes. यानी मैं चला जाऊंगा, हिलते मस्तूलों वाले जहाज, अनजान नज़ारों के लिए लंगर उठाओ। ये पंक्तियां सिर्फ पलायन की इच्छा नहीं दिखाती, बल्कि एक ऐसी जगह जाने की तड़प दिखाती हैं जो उस नीरस दुनिया से बिल्कुल अलग हो, जहां कोई अर्थ हो। जहां कोई अर्थ हो। और उसने इस पलायन का अपना रास्ता चुन लिया है, आत्महत्या। और ये पढ़ते हुए बहुत अजीब लगता है कि उसने जब से ये फैसला किया है वो एक अजीब सी शांति महसूस कर रहा है। हाँ, एक नियंत्रण। एक ऐसा नियंत्रण जो शायद उसे अपनी पूरी जिंदगी में कभी महसूस नहीं हुआ। मानो पहली बार वो अपनी जिंदगी के ड्राइवर सीट पर बैठा हो, भली वो गाड़ी को खाई में ले जा रहा हो। ये विचार ही अपने आप में कितना परेशान करने वाला है। बिल्कुल, और यहीं पर कहानी का जो केंद्रीय द्वंद्व है वो उभरता है। उसकी शांत आंतरिक दुनिया और बाहर की शोर मचाती दुनिया के बीच का फासला। वो अपनी मृत्यु की तैयारी कर रहा है, बहुत शांति से, एक एक पल को जी रहा है, लेकिन बाहर की दुनिया वो अपनी रफ्तार से चल रही है। किसी को कोई अंदाजा ही नहीं है। किसी को नहीं। उसे देखकर कोई कह नहीं सकता कि उसके अंदर कितना बड़ा तूफान चल रहा है, या शायद अब शांत हो चुका है। इसका सबसे जबरदस्त उदाहरण है उसका दोस्त शेखर वाला प्रसंग। शेखर उससे मिलने आता है। मुझे हमेशा शेखर का किरदार थोड़ा दुविधा में डालता है। अच्छा, क्या वो सच में नायक का दोस्त है या सिर्फ एक सामाजिक आईना है जो नायक को उसकी असफलता दिखा रहा है? ये एक बेहतरीन सवाल है। एक नजर से देखें तो शेखर कुछ गलत नहीं कह रहा। वो महत्वाकांक्षा का प्रतीक है। वो बताता है कि वो कलेक्टर बनेगा, उसके पास बंगला होगा, गाड़ी होगी, सब कुछ होगा, जो सफलता का पैमाना माना जाता है। हाँ, बिल्कुल। और फिर वो नायक से एक बहुत ही मासूम सा सवाल पूछता है, तुम्हें कुछ नहीं बनना? और नायक का जवाब, या कहें कि जवाब ना देना, सब कुछ कह जाता है। सब कुछ। वो कहता है कि उसे कुछ नहीं बनना। ये दो दुनियाओं का टकराव है। शेखर उसी चक्रव्यूह में ऊपर चढ़ना चाहता है, एक बड़ा महारथी बनना चाहता है, जबकि नायक को समझ आ गया है कि वो इस खेल को खेलना ही नहीं चाहता। आपने बिल्कुल सही कहा। यादव जी ये नहीं पूछ रहे हैं कि शेखर सही है या नायक। वो दिखा रहे हैं कि सफलता की ये परिभाषाएं कितनी
कितनी एकांगी और घुटन भरी हो सकती हैं। जो शेखर के लिए इनाम है, बंगला, गाड़ी, पद, वो नायक के लिए उस चक्रव्यूह की दीवारें हैं, सलाखें हैं। और उसे लगता है कि शेखर इस जाल में और गहराई से धंसना चाहता है। हाँ, जबकि वो इससे आजाद होना चाहता है, हमेशा के लिए। ये बातचीत नायक के अकेलेपन को सीमेंट कर देती है। वो समझ जाता है कि वो और शेखर दो अलग अलग भाषाएं बोल रहे हैं। कहानी का वो हिस्सा मुझे हमेशा परेशान करता है, जहां वो अपने दोस्त को बातों बातों में बता देता है कि उसने आत्महत्या करने का फैसला कर लिया है, और दोस्त उसे मजाक में उड़ा देता है। हाँ। कहता है तुम तो शायर हो गए हो। वो कम्युनिकेशन गैप इतना भयानक और असल लगता है। उसकी सबसे बड़ी सच्चाई, उसके जीवन का सबसे बड़ा संकट सामने वाले के लिए एक मजाक है। और यही हम फिर से चक्रव्यूह के रूपक पर लौटते हैं। ये चक्रव्यूह सिर्फ बाहरी दबावों का नहीं है, ये समझ के अभाव का भी है। ये इन अनकही बातों का चक्रव्यूह है जो कभी दूसरे तक पहुंच ही नहीं पाती। जब किसी व्यक्ति को लगता है कि उसकी सबसे गहरी पीड़ा को भी कोई गंभीरता से नहीं ले रहा, तो वो दुनिया में सबसे अकेला महसूस करने लगता है। और यही आज के महारथी हैं। बिल्कुल, ये आधुनिक जीवन के वो महारथी हैं जो शस्त्रों से नहीं बल्कि उदासीनता और नासमझी से आप पर वार करते हैं, और ये चोट ज्यादा गहरी होती है। कहानी में नायक खुद इस बात को बहुत मार्मिक ढंग से सोचता है। एक जगह वो कहता है, क्या इसीलिए कि मैं उस चक्रव्यूह में अकेला था और वे सब दूसरी ओर थे? क्या लाइन है! ये एक पंक्ति उसके पूरे अलगाव को बयां कर देती है। उसे साफ महसूस होता है कि वो और बाकी दुनिया दो अलग अलग सिरों पर खड़े हैं, बीच में एक गहरी खाई है। और वो इन महारथियों से लड़ नहीं पा रहा है। उसके पास अर्जुन की तरह कोई दिव्य अस्त्र नहीं है, ना ही कोई कृष्ण है जो उसका मार्गदर्शन करे और उसे चक्रव्यूह का रहस्य बताए। हाँ, वो बस अकेला है। इसलिए वो पलायन का रास्ता चुनता है, जिसे वो अपनी मुक्ति समझता है। उसे लगता है कि इस चक्रव्यूह को भेदने का यही एक तरीका है, इस खेल के बोर्ड को ही पलट देना, हमेशा के लिए छोड़ देना। हमेशा के लिए। कहानी का अंत। वो इस अलगाव और बेगानगी को अपने चरम पर ले जाता है। नायक अपनी आत्महत्या की तैयारी पूरी कर चुका है और आखिरी बार नीचे टहलने निकलता है। वहां उसकी मुलाकात अपनी एक पड़ोसी श्रीमती भटनागर से होती है। उनके बीच जो बातचीत होती है वो इतनी सामान्य और सतही है कि दिल कांप जाता है। हाँ, श्रीमती भटनागर उससे पूछती हैं कि वो कहाँ जा रहा है, और वो कहता है बस यूं ही। फिर वो उसे अपनी दिनचर्या की एक छोटी सी बात बताती हैं कि उनके पति को आज दफ्तर से लौटने में देर हो जाएगी। कितनी आम, कितनी रोजमर्रा की बातचीत है ये, है ना? लेकिन कहानी के इस मोड़ पर इसका होना ही इसकी त्रासदी है। सही कहा, ये एक तरह से ट्रेजिक कॉमेडी है। नायक अपने जीवन का सबसे बड़ा, सबसे अंतिम, सबसे विस्फोटक फैसला ले चुका है, और दुनिया उसके आसपास इतनी सामान्यता से चल रही है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उसकी आंतरिक दुनिया का महाविस्फोट बाहर की दुनिया में एक पत्ता भी नहीं हिला पा रहा। ये बातचीत नायक के अलगाव को पूरी तरह से प्रमाणित कर देती है। ये एक सर्टिफिकेट है इस बात का कि वो समाज के लिए कितना अप्रासंगिक हो चुका है। उसे ये एहसास हो जाता है कि उसके जाने के बाद भी दुनिया ठीक ऐसे ही चलती रहेगी। सूरज उगेगा, लोग दफ्तर जाएंगे, पड़ोसी एक दूसरे से पति के लेट आने की शिकायत करेंगे। उसकी मृत्यु किसी के लिए कोई खास मायने नहीं रखेगी। शायद यही उसकी सबसे बड़ी त्रासदी है। हाँ, कि उसका होना या ना होना दुनिया के लिए लगभग बराबर है। और अपने अंतिम क्षणों में वो इसी के बारे में सोचता है, अपने अतीत, अपने रिश्तों, अपनी पत्नी और अपने फैसले की अंतिमता के बारे में। उसे लगता है कि ये एक काम, ये एक चुनाव उसके पूरे अर्थहीन जीवन को एक अर्थ दे रहा है। मुझे हमेशा ये सवाल परेशान करता है, क्या ये सच में अर्थ है या अर्थ होने का एक दुखद भ्रम? बहुत गहरा सवाल है, क्योंकि नायक के नजरिए से उसे लगता है कि ये उसका अपना फैसला है, किसी और का थोपा हुआ नहीं। हाँ। जीवन भर उसने दूसरों की उम्मीदों का बोझ उठाया, समाज के बनाए रास्तों पर चला, लेकिन मृत्यु का चुनाव उसका अपना है, पूरी तरह से उसका अपना। इसी सोच में उसे एक तरह की जीत महसूस होती है, एक एजेंसी का एहसास होता है, भले ही वो कितनी भी विनाशकारी क्यों ना हो। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति के दुखद अंत की कहानी नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कहानी आत्महत्या का महिमा मंडन या समर्थन नहीं करती। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये आधुनिक समाज में व्यक्ति के अकेलेपन, उसकी उद्देश्यहीनता और उस घुटन पर एक बहुत शक्तिशाली और ईमानदार टिप्पणी है जो उसे धीरे धीरे खत्म कर देती है। राजेंद्र यादव ने अभिमन्यु के माध्यम से उस हर व्यक्ति की कहानी कही है
जो जीवन की जटिलताओं, उम्मीदों के बोझ तले खुद को फंसा हुआ और बिल्कुल अकेला महसूस करता है। कहानी का अंत बुक है। लेकिन ये हमें उन वजहों पर सोचने के लिए मजबूर करता है जो किसी व्यक्ति को इस मोड़ पर धकेल सकती हैं। हाँ, ये हमारे समाज पर, हमारे रिश्तों पर और हमारी इस भागदौड़ भरी जिंदगी पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाती है। ये हमसे पूछती है कि क्या हम अपने आसपास के लोगों के आंतरिक संघर्षों को देख पा रहे हैं, या हम भी उन महारथियों में से एक हैं जो अनजाने में किसी को चक्रव्यूह में और अंदर धकेल रहे हैं, अपनी उदासीनता से। अपनी उदासीनता से, अपनी नासमझी से। ये कहानी एक आईना है जिसमें हमें समाज का और शायद अपना भी चेहरा दिखता है। और यही हम आज की इस चर्चा को एक गहरे सवाल के साथ छोड़ना चाहेंगे, जिस पर श्रोता सोच सकते हैं। कहानी में नायक को लगता है कि आत्महत्या का चुनाव करके वो पहली बार अपने जीवन पर नियंत्रण कर रहा है, अपनी कहानी का लेखक बन रहा है। एक ऐसी स्क्रिप्ट जैसा लगे जो किसी और ने लिखी है, तो उससे बाहर निकलने का रास्ता चुनना, भले ही वो रास्ता दुखद हो, क्या वो विद्रोह का एक रूप है या फिर अंतिम हार का प्रतीक? क्या यह अपनी कहानी को खत्म करना है या उससे एक ऐसा मोड़ देना है जो आखिरकार सिर्फ आपका अपना हो?